मेरा नाम मुकुंद सिंह चाहर है और इस साल मुझे यूपीएससी में 273वीं रैंक हासिल हुई है। मैंने निबंध में इस साल काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। मेरे पिछले दोनों साल मैंने 3 मेंस दिए हैं। मेरे पहले दोनों मेंस में स्कोर 120 और 121 था। इस बार मेरा स्कोर 129 रहा, जो कि मे बी नंबर्स वाइज उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस साल ऐसे में स्कोर्स काफ़ी डाउन गए हैं, आई थिंक स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ। प्लस मेरा ऐसे का अटेम्प्ट भी थोड़ा बिगड़ गया था, टाइम मैनेजमेंट में इशू था इस साल, तो उसके बावजूद 129 इज़ ए गुड स्कोर आई फील। तो मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहूँगा आज और कुछ ऐसे सोर्सेज बताना चाहूँगा जो कि आई फील हेल्पफुल होंगे सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे के सोर्सेज के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। मेरे जो सोर्सेज थे उनमें सबसे पहले तो जो कि हम सबके पास ही होता है जीएस का कंटेंट। देखिए, जीएस के लिए हम सभी पढ़ाई करते हैं, 4 पेपर्स होते हैं। उसके लिए हम अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर। तो उस कंटेंट को दिमाग में रखना है और उसको ऐसे में जहाँ पे भी यूटिलिटी लगे वहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। दूसरी चीज़ होती है जो कि मैंने किया था, शून्य आईएएस का कंपाइलेशन। इस कंपाइलेशन में था डेटा और एग्जाम्पल्स, तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। क्योंकि अगेन आप चाहें तो आप डेटा और एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर्स के थ्रू और ख़ुद रिसर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, बट उसमें बहुत टाइम लगता है और उसको रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप किसी भी कोचिंग का इस टाइप का कंपाइलेशन उठाएंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल। मैंने शून्य आईएएस के साथ फैक्ट शॉर्ट्स का भी कंपाइलेशन प्रिपेयर किया था। ये दोनों ही मैंने ऑनलाइन ख़रीदे थे और ये दोनों ही कंपाइलेशंस मुझे काफ़ी यूज़फुल लगे थे। इसके अलावा मैंने कोट्स के कंपाइलेशन सर्च किए थे इंटरनेट पे। देखिए, एसए में और एथिक्स में आई थिंक कोट्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है। एक अच्छा कोट एक एसए को बहुत ही ब्यूटिफाई कर सकता है, तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कोट्स का कंपाइलेशन अपने साथ रखें। अगेन कोचिंग्स इस पे काम करती हैं, वो कंपाइलेशन बनाती हैं, बाकी आपको फील होता है कि आपको स्पेसिफिक कोट्स किसी टॉपिक के लिए चाहिए तो आप उसको इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद एनेक्डोट्स का कंपाइलेशन। एनेक्डोट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ कैसे यूज़ करना है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। बट बाय एंड लार्ज एनेक्डोट्स कोई किस्सा, कोई कहानी जो कि रियलिस्टिक भी हो सकता है या फिर मिथिकल भी हो सकता है, बट इसको मैं अपने एसेस के इंट्रोडक्शन में यूज़ करता था। आई फील कि ऐसे में अपनी भावनाएं लिखना और टॉपिक कवर करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट साथ में एग्जामिनर का ध्यान खींचना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से एनेक्डोट्स वो चीज़ करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो मैंने काफ़ी एनेक्डोट्स इकट्ठे किए थे जो कि हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में थे। जैसे आई रिमेंबर डेस्मंड डॉस करके एक हैं वर्ल्ड वॉर 2 के हीरो, तो उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि उन्होंने बिना हथियार उठाए वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था। तो इस टाइप की इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स मैंने अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सोशल चेंज हो, सभी से रिलेटेड मैंने एनेक्डोट्स नेट पर रिसर्च करके कंपाइल किए थे, जिन्हें मैं फिर अपने एसेज में यूज़ करता था। आई थिंक बाय एंड लार्ज तो यही है। इसके अलावा 2 टॉपर्स हैं जिनका ब्लॉग या टेलीग्राम चैनल मैं सजेस्ट करूंगा। एक तो है अनुदीप दुरीशेट्टी सर, इनका ब्लॉग है और इनकी अंडरस्टैंडिंग एसे के बारे में और आंसर राइटिंग के बारे में अनपैरेलल्ड है। ही वॉज द टॉपर इन हिज ईयर, तो ऑब्वियसली इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। मैंने इनकी आंसर राइटिंग पे बुक भी पढ़ी थी। अब बुक ना भी पढ़ें तो ब्लॉग कवर करेंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। दूसरी चीज़ है शुभम भैसारे सर का टेलीग्राम चैनल। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की थी। इन्होंने बेसिकली जैसे कि ऐसे में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप कुछ स्कॉलर्स को कोट करें या कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स को कोट करें, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट डालता है आपके ऐसे पे। बट यूपीएससी के टाइम पे आपको उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ पाएँ सिलेबस के अलावा। तो इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये की हुई थी कि इन्होंने बुक्स के कंपाइलेशंस जो हैं वो कंपाइल करके डाले हुए हैं। तो जैसे कि अच्छे अच्छे जो भी ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स और जिनकी फाइंडिंग्स हम कोट कर सकते हैं ऐसे में, उसको कंपाइल्ड वे में इन्होंने एक पीडीएफ में अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो वो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल था और मैंने इसको यूटिलाइज़ अपने एक्चुअल पेपर में भी किया था। तो ये आई थिंक मेरे सोर्सेज थे। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, अगेन आप इसमें काट छाँट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, मेरा एसे का ड्राफ्ट। देखिए, मैंने ब्रॉडली अपने दिमाग में ये रखा हुआ था कि फिलोसफिकल ऐसे हो या कन्वेंशनल जो कि जीएस टाइप के ऐसे होते हैं वैसा ऐसे हो। मैं अपने ड्राफ्ट पे स्टिक करूँगा, बाकी ऑब्वियसली उसको मैं कस्टमाइज़ कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन।
बट बाय एंड लार्ज मेरा ड्राफ्ट दोनों चीज़ों के लिए यही था। और अगेन ऐसे में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो अपने दिल से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि आप एक ड्राफ्ट दिमाग में रखें कि मुझे किस टॉपिक को कहाँ तक कवर करना है, मुझे काउंटर लिखना है, मुझे कंक्लूड करना है। क्योंकि ऐसे में कई बार क्या होता है कि हम लिखते लिखते कहीं खो जाते हैं, तो वो इशू हो सकता है। तो इसलिए ड्राफ्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो बहुत क्लैरिटी रहेगी। तो ड्राफ्ट में सबसे पहले मैंने एनेक्डोट से शुरुआत करने का निर्णय लिया था। एनेक्डोट मैंने पहले ही समझा दिया कि एक कहानी, एक किस्सा इंटरेस्टिंग सा 1 से 1.5 पेज का ये हो सकता है। एनेक्डोट का एग्जाम्पल मैं अपने एक ऐसे जो कि मेरे मॉक में मैंने लिखा था उससे मैं देना चाहूँगा। इस ऐसे की थीम थी फ्रीडम इज़ अ सिस्टम बेस्ड ऑन करेज। तो ये आई फील एक फिलोसफिकल ऐसे टाइप ही है। तो इसकी शुरुआत मैंने ऐसे की थी कि विद डिटर्मिनेशन इन देयर आइज एंड वैल्यूज ऑफ सत्याग्रह इन देयर हार्ट्स द प्रोटेस्टर्स कंटिन्यूड देयर डेमोन्स्ट्रेशन एज सरोजनी नायडू led these courageous protesters with full vigor. The British patience ran out. They ordered a brutal lathi charge to quell the protests. But with each blow of a lathi, their courage grew stronger. And thus, the protesters against salt tax paved the foundation for freedom of India. ये 1 पेज का एनेक्डोट है। इसमें मैंने धरसाना सॉल्ट रेड की बात की है, बट अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इसको एक कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की कोशिश की है ताकि वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में एग्जामिनर तक पहुँचे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जिस पे मैंने फोकस किया है वो है कि मैंने ऐसे की थीम से ही कीवर्ड्स उठाए हैं। ऐसे की थीम में जो कीवर्ड थे वो थे फ्रीडम और करेज। तो मैंने फ्रीडम और करेज बार बार अपने एनेक्डोट में मेंशन किया है। इससे एग्जामिनर को ये कन्वे होता है कि मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी टॉपिक की थीम से लिंक्ड हूँ। 1 पेज का एनेक्डोट लिखने के बाद मैंने जो दूसरी चीज़ की वो की लिंकिंग एनेक्डोट विद द थीम। ये भी आप एक पैरा में कर सकते हैं, एनेक्डोट और थीम को लिंक करना। तो इसमें मैंने लिखा था एनेक्डोट रिफर्स टू अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर्स टेस्टिमनी ऑफ थरसाना सॉल्ट सत्याग्रह। इट पोर्ट्रेज हाउ डिस्पाइट ब्रिटिश वायलेंस द सत्याग्रहीज रिमेन्ड करेजियस एंड कमिटेड टू नॉन वायलेंस। दस इट प्रूव्स द एज ओल्ड अडाज फ्रीडम इज अ सिस्टम बेस्ड ऑन करेज। तो इन केस अगर एग्जामिनर को फिर भी लग रहा था कि मैं शायद डाइग्रेस कर रहा हूँ एनेक्डोट में, तो मैंने ये और क्लियर कर दिया है एनेक्डोट और थीम को कनेक्ट करते हुए कि मैंने जो भी लिखा था अपने पहले पेज में इट वाज लिंक्ड टू द थीम एक्सप्लिसिटली। अब तीसरी चीज़ जो मैं करता था वो था डेफिनेशन पैराग्राफ। देखिए अगेन यहाँ पे भी हालांकि बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल टर्म्स इस ऐसे की थीम में नहीं थे, बट स्टिल फ्रीडम और करेज को आप डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीडम ब्रॉडली रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। बाकी अगर आपके पास किसी स्कॉलर का कोट या कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में तो आप उसके बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे जाके लिखा कि करेज इन वर्ड्स ऑफ नेल्सन मंडेला इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ओवरकमिंग इट। तो मैंने फ्रीडम और करेज को काफ़ी एक्सप्लिसिटली कन्वे किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी, जो बाकी स्कॉलर्स या हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी। तो इससे एग्जामिनर को अगेन ये कन्वे होता है कि मुझे पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं जो ऐसे की थीम है उसको कैप्चर कर पा रहा हूँ। इसके बाद आता है बॉडी। बॉडी में आप ऐसे को ड्राफ्ट करने के लिए एक सिंपल जीएस अप्रोच अपना सकते हैं या जो कन्वेंशनल पेस्टल अप्रोच है वो भी अपना सकते हैं। जीएस अप्रोच यानी कि जीएस का अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस होता है 4 पेपर का, तो आप उसको ध्यान करते जाएंगे तो आपके दिमाग में डायमेंशंस आते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं जीएस 1 की बात करूं तो उसमें हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी है, उसमें सोसाइटी है, तो हिस्टोरिकल सोसाइटल डायमेंशंस में कवर कर सकता हूँ। जीएस 2 में पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, जीएस 3 में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे मैं हर डायमेंशन, एथिकल डायमेंशंस इन जीएस 4 कवर कर सकता हूँ, तो मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें रहेंगी। अब एक चीज़ जो कि मैंने सीखी, आई थिंक इसके लिए मैं जीशान सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, वो सिविल स्टडी के मेंटर हैं। उन्होंने बहुत क्लैरिटी दी मुझे कि एक पैरा का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल जो है वो तो सिंपल सा ये है कि एक पैरा इज इक्वल टू एक आइडिया। आपको हौच-पौच नहीं करनी है चीज़ें, एक ही पैरा में सब कुछ लिखने की कोशिश नहीं करनी है। एक पैरा में एक सिंपल आइडिया उठाने की कोशिश करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्रीडम और करेज की हम बात कर रहे हैं कि फ्रीडम इज़ अ सिस्टम बेस्ड ऑन करेज, तो यहाँ पे मैं एक आइडिया उठाता हूँ कि कैसे हिस्टोरिकली हम अगर देखें तो फ्रीडम जो है करेज की वजह से मिला, ये हम हिस्टोरिकली देखेंगे। तो ये एक आइडिया हो जहाँ मैंने हिस्टोरिकल डायमेंशन कवर करने की कोशिश की। अब मैं इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चीज़ों की बात नहीं करूँगा, सिंपली हिस्टोरिकल डायमेंशन को ही कवर करूँगा एक पैराग्राफ में।
पैरा का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा दूसरा पॉइंट है। स्ट्रक्चर में हम एक सिंपल थ्योरी अपनाते हैं विच इज़ कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, सब्सटैंशिएशन एंड इन्फरेंस। आर्ग्यूमेंट, सब्सटैंशिएशन, इन्फरेंस, ये आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा कि पैरा को कैसे ड्राफ्ट करना है और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी। तो आर्ग्यूमेंट यानी कि आपका आइडिया क्या है, आप क्या कन्वे करना चाहते हैं अपने पैरा में, जो हमने आइडिया की बात की थी। तो मैं एग्जांपल इसमें देता हूँ, वन बाय करेजियस बैटल्स अगेंस्ट सोशल इविल्स। तो ये एक आइडिया में मैंने कन्वे कर दिया, एक लाइन में मैंने अपना आइडिया कन्वे कर दिया है कि अब मैं सोशल लिबर्टीज़ की बात करूँगा कि कैसे सोशल लिबर्टीज़ मिली करेज के थ्रू सोशल इविल्स के खिलाफ लड़के। तो ये हमारा आर्गूमेंट हो गया। अब हम इस आर्गूमेंट को सब्सटैंशिएट करेंगे। सब्सटैंशिएशन में हम जस्टिफाई करेंगे अपने आइडिया को, अपने पोजीशन को, कि अगर मैंने कहा है सोशल लिबर्टीज़ के बारे में कि वो करेज की वजह से ही मिली हैं, तो कैसे ऐसा हुआ। तो उसके लिए मुझे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, कई पॉइंट ऑफ व्यू देने पड़ेंगे। तो मैंने आगे जाके लिखा, फॉर एग्जाम्पल, बी इट एब्राहम लिंकन्स वॉर अगेंस्ट स्लेवरी और नेल्सन मंडेला अगेंस्ट रेसिज्म और राम मोहन रॉय अगेंस्ट सती, ईच रिफॉर्मर शोड करेज अगेंस्ट सोशल बायस। ठीक है, तो ये एक सब्सटैंशिएट मैंने कर दिया कि मैंने 3-4 एग्जांपल्स दे दिए कि कैसे करेज के कारण ही सोशल लिबर्टीज़ हमें मिल पाई। फाइनली होता है इन्फरेंस। इन्फरेंस में हम अगेन कोशिश करते हैं कि हमने जो भी चीज़ें लिखी वो हम ऐसे की थीम से लिंक कर दें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी बार आप ऐसे एग्जामिनर को ये चीज़ रिमाइंड करेंगे कि आपने ऐसे की थीम को वायलेट नहीं किया है, आप डाइग्रेस नहीं कर रहे हैं, आप रैंडम चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। उतना ही एग्जामिनर को ये क्लियर रहेगा कि जो भी चीज़ लिखी गई है वो रेलेवेंट है और तभी मार्क्स मिलने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। तो इन्फ्रेंस में मैंने लिखा, दिस क्रिएटेड टुडेज सिस्टम ऑफ सोशल फ्रीडम वन बाय करेज ऑफ रिफॉर्मर्स। तो अगेन मैंने सिंपली थीम को रिपीट नहीं कर दिया, मैंने उसको कस्टमाइज करके ऐसे लिखा कि करेज ऑफ रिफॉर्मर्स जो है इट वाज रिक्वायर्ड टू विन सोशल फ्रीडम। तो फ्रीडम और करेज दोनों ही जो कीवर्ड्स थे हमारी थीम के, वो मैंने अपने इन्फ्रेंस में कवर कर लिए। इस तरीके से आप बॉडी कवर करते जाएंगे। मेजॉरिटी जो है ऐसे का वो बॉडी को ही जाएगा वेटेज, आई थिंक रफली 50% वेटेज बॉडी का है। इसके बाद हम आते हैं काउंटर की तरफ। देखिए, सभी को मल्टी डायमेंशनल आंसर्स, मल्टी डायमेंशनल एसेस पढ़ना अच्छा लगता है। तो और इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप एक ही डायमेंशन में सोचते जाएंगे तो आपका कंटेंट जो है वो डिग्रेड होता जाएगा। आप बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डायमेंशंस नहीं सोच पाएंगे फेवर में। तो अगर आपको इशू आ रहा है वो चीज़ सोचने में और आप अपने ऐसे को मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहते हैं, तो आप टॉपिक को उल्टा करके, इन्वर्ट करना बोलते हैं जिसे, वो करने की भी कोशिश कीजिए। तो अब जैसे इसके मैं अगर एग्जांपल दूं, ठीक है, हमारे ऐसे में थीम था कि फ्रीडम जो है वो करेज से मिलता है। तो अब मैं अपने काउंटर में लिखता हूँ, वाइल प्रेजेंस ऑफ करेज प्रमोट्स फ्रीडम, इट्स एब्सेंस अलाउज कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम। तो अब मैंने दूसरा जो है डायमेंशन उठाने की कोशिश की कि कैसे करेज की एब्सेंस में कई बार फ्रीडम कर्टेल हो जाता है। तो इसके फिर मैंने एग्जांपल्स दिए कुछ। ये जनरली इसका वेटेज बॉडी जितना नहीं होगा। ये एक ऐसी गलती थी जो मैंने अपने पहले दोनों साल में की थी, जहाँ मैं बॉडी और काउंटर का वेटेज ऑलमोस्ट बराबर रखता था। इस चीज़ को अवॉइड करें, ध्यान रखें कि ऐसे की थीम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके फेवर में ही ज़्यादा बातें करनी है। काउंटर सिर्फ एक नया एंगल देने के लिए होता है। इसको 3 से 4 पैराग्राफ्स में आप कवर कर सकते हैं। अगेन इसमें भी जीएस अप्रोच, पेस्टल अप्रोच रख सकते हैं। इसमें भी आर्गूमेंट, सब्सटैंशिएशन, इन्फ्रेंस का ही स्ट्रक्चर जो है हम फॉलो करेंगे। अब आता है फाइनल जो हमारा पार्ट है ऐसे का, उसे हम बोलेंगे समराइज़ करना या कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपकी 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो आप समराइज़ करेंगे, दूसरा आप कुछ फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे। अगर कन्वेंशनल ऐसे होता है तो कंक्लूजन में आप सॉल्यूशन भी दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार पूछा जा सकता है कि हेल्थ केयर के इश्यूज़ इन इंडिया, तो ऐसे में आप समराइज़ भी करेंगे अपने ऐसे को, आपने जो भी चीज़ें लिखी उनको। आप फ्यूचरिस्टिक बातें भी करेंगे कि कैसे हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है इंडिया में और क्या हम विजन है हमारा आगे का। आप सॉल्यूशंस भी दे देंगे हेल्थ केयर के बारे में। बट फिलोसफिकल ऐसे में कोई सॉल्यूशन का पॉइंट बनता नहीं है। अब इसमें फ्रीडम और करेज वाली बातों में मेरे पास कोई ऐसा क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है जो मैं दूं, तो वो डाइग्रेशन हो जाता है। इसलिए फिलोसफिकल एसेज में सॉल्यूशन अवॉइड करें, कन्वेंशनल एसेज में सॉल्यूशन दें। अब आते हैं समराइज पे। अगर हम बात करें, समराइज करना बहुत ट्रिकी हो जाता है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बट इशू दरअसल समराइज करते वक्त ये होता है कि समराइज करते वक्त हम चीज़ों को रिपीट करने लगते हैं। हमने जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक बातें की, हो सकता है वही एग्जांपल्स फिर से समरी में लिख दें, उन्हें छोटा करके लिख दें। वो चीज़ जो है वो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट एग्जामिनर पे डालेगी कि इन्होंने जगह भरने के लिए बेसिकली एक पेज ऐसे ही लिख दिया है, अपने ऊपर की चीज़ों को नीचे रिपीट कर दिया है।
तो उसको अवॉइड करने के लिए कोशिश करें कि पॉलिटिकल डायमेंशन पे ही अगर बात हो रही है तो कोई नए एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी बात को समराइज करने की कोशिश करें। जो पॉइंट आपने जो आइडिया आपने पॉलिटिकल पैरा में इंट्रोड्यूस किया था उसी को यहाँ पे भी मेंशन करें, लेकिन किसी नए एग्जाम्पल के साथ छोटे वर्जन में। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आई थिंक स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की बुक है, उसमें जो समरी वो लोग लिखते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छी तरीके से वो समराइज़ करते हैं चीज़ों को। तो मेरे दिमाग में वही रहता था कि उतने ही स्पेस में, उतने ही शब्दों में मैं अपने ऐसे को समराइज़ करूँगा। फिर आता है फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट। फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट में आप बात करेंगे एक उज्जवल भविष्य की। ये नेसेसरी नहीं है, बट मैं कोशिश करता था कि मेरा ऐसे एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट पे ख़त्म हो ताकि एग्जामिनर को भी एक पॉजिटिव वाइब आए मेरे ऐसे से। तो फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट में आप बात कर सकते हैं कि कैसे हम एज इंडिविजुअल्स आज मॉडर्न डे में लड़ सकते हैं फ्रीडम के लिए अपने करेज के थ्रू। इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं अगर रियल लाइफ में हो रहे हैं तो। सॉल्यूशन हम इसमें देंगे नहीं फिलोसफिकल में। इसके अलावा एक चीज़ मैं और करता था, वो था लिंकिंग एंड विथ बिगिनिंग। ये तरीका जो है अपने ऐसे को बहुत ही होलिस्टिक बना देता है, शुरू से लेके एंड तक वो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने धरसाना सॉल्ट रेड की बात की शुरुआत में, तो मैं उसको कहीं ना कहीं एंड में भी इंट्रोड्यूस करूँगा कि कैसे गांधी जी आज सॉल्ट सत्याग्रह, मतलब आज हम कैसे गांधी जी की सॉल्ट सत्याग्रह से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आज हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट्स लाइक धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह, वी मस्ट समन ईच ड्रॉप ऑफ करेज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, a world with freedom. Such a world would be one where each eye would have hope and each soul would have joy. But for this, we must overcome our fears. As Winston Churchill said, fear is a reaction, courage is a decision. ये मैंने कोट के साथ एंड कर दिया। इसमें मैंने ऑप्टिमिस्टिक बातें की हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो, प्लस मैंने धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह को मेंशन करने की कोशिश की क्योंकि वो मैंने इंट्रो में भी डाला था। तो कोट से आप एंड कर सकते हैं अगर आपको याद आ जाए तो। कोट्स आप बीच में भी कहीं यूज़ कर सकते हैं, आपको जहाँ भी यूटिलिटी लगती है। बाय एंड लार्ज मेरे एसे का ड्राफ्ट यही रहता था। आई होप इससे आपको हेल्प हो। इसके अलावा अगेन एसे में जैसे मैंने पहले भी कहा, दिल से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल अप्रोच ना रखें। ऐसा नहीं है कि ये ड्राफ्ट आपको हर एसे में चिपका देना है। हो सकता है यूपीएससी भविष्य में कोई ऐसा थीम लेके आए, कोई ऐसे तरीके लेके आए जिसमें ये ड्राफ्ट जो है आउटडेटेड हो जाए। बट बाय एंड लार्ज कोशिश यही करनी है कि दिल से लिखें और एक माइंड में एक फ्रेम बना के रखें। वो ज़रूरी नहीं है ये हो, पर एक फ्रेम दिमाग में होना चाहिए कि मैं अपने ऐसे को ऐसे अप्रोच करूँगा, और होपफुली आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।